पिछले सेशन में लाइफ के ओरिजिन के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो क्या बोलते हैं जी हम? बायोपोएसिस, राइट? ओरिजिन ऑफ लाइफ को बायोपोएसिस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोजेनेसिस, राइट? कि किस प्रकार से एक्चुअल में सेल जैसी चीज बनी, भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स बने, फिर यूकैरियोटिक सेल्स बने। तो कागज कलम तैयार रखिए भाई, आज के इस सेशन में भी और बेहतरीन बातें आपको पता चलने वाली हैं। लेमार्किज्म का कंसेप्ट डिस्कस करूंगा आज, बड़ा मजा आएगा आपको वो समझने में, और आपको एहसास होगा कि अभी तक बहुत सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप गलत तरीके से समझ रहे थे। एक्चुअल में लेमार्किज्म क्या है, डार्विनिज्म क्या है, ये हम जानेंगे। ठीक है जी? तो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि भाई आज भी हम बेहतर तरीके से चीजें सीखें, समझें और हमें याद रखें। याद रखना भी तो जरूरी है। रिवीजन जरूर करते रहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डीपीपी जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए जी, बढ़ते हैं आज के सेशन में, और स्टेप्स इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। मैंने बताया था भाई कोई मेम्ब्रेन जैसी चीज बन गई होगी। कंजर्वेट के केस में तो हमने कहा था कि भाई पानी की एक फिल्म ने ही ये काम कर दिया होगा। कंजर्वेट किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। माइक्रोस्फीयर्स में लिपिड्स भी इन्वॉल्व। माइक्रोस्फीयर बेटर मॉडल है, सिडनी फॉक्स के द्वारा दिया गया है ना। सो आइसोलेशन हो गया भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ये रहे बीच में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये वाली चीज जो है ये बाहर से दे रही है पार्शियल आइसोलेशन। अच्छा, पार्शियल क्यों? पूरी तरह से क्यों नहीं है आइसोलेटेड? भाई पूरी तरह से आइसोलेटेड होगा तो सराउंडिंग मीडियम के साथ मटेरियल्स का एक्सचेंज कैसे होगा, है ना। तो ये ऐसा आइसोलेशन होना चाहिए, कुछ चीजें बाहर से अंदर और कुछ अंदर से बाहर जा सके। राजा बेटा एंड रानी बेटियां, फिर मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स किस प्रकार से बने होंगे, राइट? प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होता है ना, यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स है। अब जब प्रोकैरियोट्स बन गए भाई, फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बने होंगे। पिछले सेशन में हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का भी जिक्र किया था, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फिर मैंने कहा था भाई उसके बाद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद है ये बातें? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक, है ना। चलो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि भाई जब फोटो ऑटोट्रॉफ्स की संख्या बढ़ी, फोटो ऑटोट्रॉफ याद है ना, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल का इवोल्यूशन पिछले सेशन में बताया था। भाई एक लाइट को ट्रैप करने वाला मॉलिक्यूल आ जाना चाहिए, तो क्लोरोफिल आया, है ना। आज हम डिस्कस करते हैं भाई ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर तो रिड्यूसिंग टाइप था, नो फ्री ऑक्सीजन वॉज अवेलेबल, whatever oxygen was present, it was in bound form in the form of metal oxides. फिर ऑक्सीजन आई, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग टाइप हुआ, है ना। कैसे आई ऑक्सीजन? As the number of photoautotrophs increased, जैसे जैसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स की संख्या बढ़ी, ऑक्सीजन रिलीज होनी शुरू हुई समंदर में भी और एटमॉस्फेयर में भी। अच्छा याद रखिएगा, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी और हल्की सी भी गर्मी कहीं होगी तो वो चीज आग पकड़ लेगी। ये बात मैं अक्सर जिक्र करता हूं। हमारे एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है। आप ये मत सोचिए इसको 50% ऑक्सीजन कर दें तो बड़े फायदे वाली बात होगी, नहीं, ये नुकसानदायक साबित होगा, है ना। चलो, फ्री ऑक्सीजन रिएक्टेड विद मीथेन एंड अमोनिया, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
जो ऑक्सीजन फोटो ऑटोट्रॉफ्स ने रिलीज करी वो ऑक्सीजन मीथेन और अमोनिया के साथ रिएक्ट करी और उसने मीथेन को परिवर्तित कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में एंड अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी तो फ्री नाइट्रोजन रिलीज हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इन रिएक्शंस को हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। एक ये लिखा है, एक ये आप लोग भी लिखेंगे। मीथेन CH4 प्लस O2। चलो बैलेंस मत करो चाहे रिएक्शन को, यहां पे बैलेंस करके दिखाया गया है 2O2 लिखा हुआ ना, आप सिंपली मीथेन प्लस ऑक्सीजन लिख दो और मीथेन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई एटमॉस्फेयर में। अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी तो नाइट्रोजन आई। हवा में सबसे ज्यादा 78% के करीब नाइट्रोजन है, जानते हैं ना ये बात आप? ओके जी। अब जब ऑक्सीजन आ गई तो राजा बेटा ऑक्सीजन ने कहा कि अब मैं ओजोन बनाऊंगी। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन अगर नहीं होती तो क्या होता आप जानते हैं ना? सूर्य की जो हार्मफुल किरणें हैं, नुकसानदायक किरणें हैं, हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उन्हें ओजोन नीचे नहीं पहुंचने देती, है ना? सो ओजोन कैसे बनी होगी? आपका हेडिंग क्या है जी? हेडिंग दीजिए फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर और लिखिए एज ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, यूवी लाइट ने ही, द अल्ट्रावायलेट लाइट, रिमेंबर इंपॉर्टेंट, चेंज्ड सम ऑफ द ऑक्सीजन इनटू ओजोन। सो ये रिएक्शन देखिए यहां पे गौर से, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन यूवी लाइट की प्रेजेंस में बन गया ओजोन। और ये बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ी खूबसूरत बात है ये। ओजोन फॉर्म्ड अ लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन ने एक परत बना दी ऊपर, ब्लॉकिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट। अब जिस यूवी लाइट ने ओजोन का निर्माण करवाया, ओजोन ने उसी यूवी लाइट को ब्लॉक कर दिया कि मैं तुम्हें नीचे नहीं पहुंचने दूंगी, राइट? एंड लीविंग द विजिबल लाइट एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो सूर्य की रोशनी हम तक पहुंच पाती है, हम उसे कहते हैं ना विजिबल लाइट, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है। ओके जी, चल। सो ओजोन कैसे बनी ये भी क्लियर हो गया हमारे, राइट? अब यूकैरियोट्स कैसे बने होंगे? प्रोकैरियोट्स तो हमने देख लिए, यूकैरियोट्स कैसे बने? अच्छा मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना? अब हमने प्रोकैरियोटिक सेल से एक यूकैरियोटिक सेल बनाना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल है स्ट्रक्चर में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है ना? माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीज नहीं है यहां पे। चलिए हेडिंग दीजिए ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। देखो हम अपने चारों तरफ करोड़ों तरह के जो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं, ये सब कैसे बने होंगे, है ना? इफ देयर इज अ डिजाइन देयर हैज टू बी अ डिजाइनर। ये बात अभी मैं बताऊंगा आगे, आगे आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा ऐसे कि क्यों कहता हूं हर सेशन में ये बात। Now, the eukaryotes developed from primitive prokaryotic cells about 1.5 billion years ago. ये भी याद रख लीजिएगा भाई, नीट में ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो हमने इसे हाईलाइट कर दिया। कितना समय पहले, कितने साल पहले प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने होंगे? 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। कितने सारे आपको ये जो है चीजें याद रखनी है। यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में 3 बिलियन ईयर्स अगो। फिर अब हम जिक्र कर रहे हैं यूकैरियोट्स का 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो भाई ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के याद होंगी ये चीजें। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बने होंगे, इसको लेकर के दो अलग अलग ओपिनियंस है, दो व्यूज है। There are two views regarding the origin of eukaryotes. कौन कौन से? एक कहलाता है सिम्बायोटिक ओरिजिन, एक कहलाता है ओरिजिन बाय इन्वेजिनेशन। सिम्बायोटिक ओरिजिन क्या है? चलो सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। देखिए, लिन मार्ग्यूलियस बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि भाई
करोड़ों साल पहले एक बड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल और उसके पास आया एक छोटा प्रोकैरियोटिक सेल। इस बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने इस छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया, एनगल्फ कर लिया, परंतु डाइजेस्ट नहीं करा। तो ये छोटा प्रोकैरियोटिक सेल इस बड़े प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके रहने लगा, और यही छोटा प्रोकैरियोटिक सेल आज के यूकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है ना। अब ये हमें कैसे पता भाई? हम कैसे मान लें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये पहला एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो वैज्ञानिकों ने एक चीज देखी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जिस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोकैरियोट्स में भी वैसे ही होता है। जिन ड्रग्स से, जिन दवाइयों से माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट किया जा सकता है, वही ड्रग्स या दवाइयां प्रोकैरियोट्स के प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करती हैं। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया करोड़ों साल पहले एक छोटा प्रोकैरियोटिक सेल ही तो था, है ना। इंटरेस्टिंग है ये बात। चलो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। मैं आपको बताने जा रहा हूं ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। इसको लेकर के ये जो सिम्बायोटिक ओरिजिन का कंसेप्ट है, किसने दिया है? मार्ग्यूलियस ऑफ बॉस्टन यूनिवर्सिटी। वैज्ञानिकों के नाम तो लिख लिख के याद होंगे। लिन मार्ग्यूलियस ने क्या कहा? सम anaerobic predator host cell engulfed primitive aerobic bacteria but did not digest them। एक बड़े से anaerobic predator cell ने खा लिया छोटे primitive aerobic bacteria को but did not digest them। समय के साथ these established themselves inside the host cell as symbionts। ये एक symbiotic relationship बना करके रहने लगा, और ये प्रेडेटर होस्ट सेल बन गए यूकैरियोटिक सेल्स। तो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का ये कंसेप्ट है। आप यहां पे इस डायग्राम के जरिए भी इस चीज को समझ सकते हैं। दिख रहा है ये एरोबिक बैक्टीरियम, ये इसके अंदर चला गया जी, और यही एंडोसिम्बायोसिस करके रहने लगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया है। और प्लांट्स के केस में एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम रहा होगा और उसने क्लोरोप्लास्ट बना दिया, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए है, आप ये बात जानते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स का सिम्बायोटिक ओरिजिन का कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। प्रेडेटर होस्ट सेल्स, ऐसे प्रेडेटर होस्ट सेल्स दैट एनगल्फ्ड एरोबिक बैक्टीरिया, जिन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को खाया, दे इवॉल्व्ड इनटू एनिमल सेल्स। वो तो बन गए एनिमल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एनगल्फ करा, वो बन गए एनिमल सेल्स। और ऐसे प्रेडेटर होस्ट सेल्स जिन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे को खा लिया, वो बन गए प्लांट सेल्स। तो दोनों बातें पढ़नी है ना, यूकैरियोट्स में प्लांट्स भी आते हैं और यूकैरियोट्स में एनिमल्स भी आते हैं। क्लियर हो गया जी। The aerobic bacteria established themselves as mitochondria. This line is important. The blue-green algae established themselves as chloroplasts. Right? ये था कौन सा कंसेप्ट? सिम्बायोटिक वाला कंसेप्ट, सिम्बायोसिस वाला। एक दूसरा कंसेप्ट इन्वेजिनेशन वाला जो मैंने कहा था, उसका ये मानना है कि जो इनिशियल प्रोकैरियोटिक सेल रहा होगा, इसी की मेम्ब्रेन किसी तरह से इन्वेजिनेट करती गई होगी, और इसी ने अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स बना दिए होंगे। तो ये इन्वेजिनेशन वाला एक अलग कंसेप्ट है कि मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से सेल के अंदर की ऑर्गेनल्स बनी होंगी। क्लियर है जी? राइट, देख लेते हैं ये ओरिजिन बाय इन्वेजिनेशन, इस कंसेप्ट का क्या कहना है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, cell organelles of eukaryotic cells might have originated by invagination of surface membrane of the prokaryotic cell। यही बात मैंने आपको बोली, ये सेल की मेम्ब्रेन है,
ये अंदर को इन्वेजिनेट करी, फिर ये टूट गई और एक ऑर्गेनल बन गया। ऐसे ही बाकी ऑर्गेनल्स बने होंगे। देखो हम ये करके खुद प्रूफ करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये एक कंसेप्ट है, राइट जी। चलो अब आप एक बार देख लीजिए मोटे तौर पे इस पूरी चीज को दोबारा से देखते हैं। सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ यानी प्रोकैरियोट्स इंजेस्ट कर लिया अगर माइटोकॉन्ड्रिया तो बन गए यूकैरियोट्स। इंजेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाय प्रोकैरियोट्स, symbiotic existence of mitochondria and the prokaryote led to the emergence of eukaryotes. क्लियर हो गया किसने कंसेप्ट दिया था? ये मार्ग्यूलियस, बॉस्टन यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक है। नाउ क्लोरोप्लास्ट जब इंजेस्ट कर लिया गया भाई, तो किसका निर्माण हुआ होगा? प्लांट सेल का, यानी ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल। और अगर क्लोरोप्लास्ट इंजेस्ट नहीं करा है तो देखिए भाई माइटोकॉन्ड्रिया ही केवल इंजेस्ट करा है तो बना एनिमल सेल जो कि हेट्रोट्रॉफिक है। क्लोरोप्लास्ट आ गया तो वो ऑटोट्रॉफिक हो गया। ठीक है जी। सो प्लांट सेल का कैसे ओरिजिन हुआ होगा? serial ingestion of chloroplast gave rise to the autotrophic eukaryotic cell. देखो एक सिंपल से डायग्राम के जरिए बड़ी खूबसूरती से चीज दिखाई गई है कि इनिशियल प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, यूकैरियोट बने होंगे। अगर यूकैरियोट ने क्लोरोप्लास्ट नहीं इंजेस्ट करा तो भाई वो एनिमल सेल है। अगर क्लोरोप्लास्ट की एंट्री भी हो गई है सेल के अंदर तो प्लांट सेल, राइट? और उसमें सेल वॉल भी तो बनी होगी ना। ये इनिशियल प्लांट सेल जो था भाई, इसी ने आगे अलग अलग प्लांट ग्रुप्स बनाए हैं। ये रहा एनिमल सेल और यहीं से अलग अलग एनिमल ग्रुप्स हैं। आप जानते हैं सिंपल से सिंपल एनिमल्स हमने पॉरीफेरन्स पढ़े हैं, है ना? पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस, निडेरिया जिसे सीलेंट्रेटा भी कहते हैं जिसमें हाइड्रा पढ़ा था। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? टीनोफोरा भी, राइट? कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट्स कहते हैं जिन्हें। प्लेटीहेलमिंथस फ्लैटवर्म्स बने, एशेलमिंथस राउंडवर्म्स बने, एनालिड्स सेगमेंटेड वर्म्स, आर्थ्रोपोड्स ज्वाइंटेड अपेंडेजेस वाले, मॉलस्क्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इकाइनोडर्म्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, पाइसेस यानी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस, राइट? सो इसका मतलब है करोड़ों अरबों साल लग गए हैं ये सब बनने में। लाइफ अराइजेस फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर बट नॉट स्पॉन्टेनियस। ओपेरिन ने कहा था ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर आफ्टर। लिख दो ये बात, आप भी लिखेंगे, है ना? अदरवाइज आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये सब बातें जो सर ने बताई हैं ये भी तो नॉन लिविंग मैटर से ही तो हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ये सब चीजों ने मिल करके ही तो लाइफ बनाई है, स्पॉन्टेनियसली तो नहीं बनाई ना। और अब तो ऐसा नहीं हो रहा, लाइफ इज नॉट ओरिजिनेटिंग नाउ। ठीक है जी। ओपेरिन ने एक स्टेटमेंट दिया था, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, लिख लो आप सब लोग भी, बट बायोजेनेसिस एवर आफ्टर। ध्यान रखना, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर आफ्टर, उसके बाद से हमेशा बायोजेनेसिस। लाइफ इज नॉट ओरिजिनेटिंग नाउ, लाइफ इज इवॉल्विंग नाउ। ओके, चलो एक सवाल हो जाए जी। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग बात है, आप सोच सकते हैं कि अब लाइफ क्यों नहीं ओरिजिनेट करती? अब भी तो समंदर के पानी में भाई मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन ये चीजें घुल के अमीनो एसिड बना सकते हैं ना। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं नीचे, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, समंदर के नीचे भी ज्वालामुखी फटते हैं। ओके चलो मैंने मान लिया कि भाई कोई अमीनो एसिड, कोई प्रोटीन, कोई कार्बोहाइड्रेट इस तरह से समंदर के किसी कोने में कहीं ना कहीं बन रहा होगा। लेकिन आप सोचिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स will utilize that biomolecule as food. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, वो कहेंगे भाई ये तो भोजन है, प्रोटीन मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, खा जाओ। यू गेटिंग इट? सो लाइफ ओरिजिनेट नहीं कर रही, लाइफ इवॉल्व कर रही है। एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। जो भी कोई बायोमोलिक्यूल ऐसे बन रहे होंगे तो ऑक्सीजन उन्हें ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक है, सो लाइफ अब इवॉल्व कर रही है, ओरिजिनेट नहीं हो रही। ओके चलिए जी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सवाल, ऑल द बेस्ट सबके लिए, बढ़िया से जवाब देना और सही जवाब देना। मुझे भी गर्व महसूस होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ आ गई है वो चीज।
चले जी, ऑल द बेस्ट। पढ़ते हैं आराम से, घबराना नहीं है, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके जी, दो स्टेटमेंट्स हैं किसको लेकर के? ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के। ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट। ओके जी, पहली स्टेटमेंट क्या है? द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन अर्थ, they were non-green and presumably anaerobes। ठीक है जी, पहला स्टेटमेंट है अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स नॉन ग्रीन थे और एनएरोबिक थे। आप सोचिए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तब तक मैं सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता हूं। द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वर कीमो ऑटोट्रॉफ्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। ओके जी, जो पहले ऑटोट्रॉफ्स थे वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे और वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने। अब ऑप्शंस यहां से शुरू होते हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सेकंड, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत। तीसरा, पहला स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट करेक्ट है बट बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और चौथा ये कहता है कि बी वाला जो है वो इनकरेक्ट है एंड ए वाला बी इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। मतलब रिवर्स कर दीजिए इन दोनों बातों को, करेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं जी करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज दैट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। यही बात हमने सीखी है ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हमने पढ़ा है। बिल्कुल सही जी। चलिए आगे बढ़ते। अभी तक हम क्या जान पाए? ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोपोएसिस। एज आई टोल्ड यू, लाइफ इज नॉट ओरिजिनेटिंग नाउ, लाइफ इज इवॉल्विंग नाउ। और लाइफ अब क्यों नहीं ओरिजिनेट कर रही, इसका भी रीजन मैंने बताया। अच्छा, कई बार ना ये भी कंट्रोवर्सी होती है कि प्रोटीन्स प्लेड मोर इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ और न्यूक्लिक एसिड्स प्लेड मोर इंपॉर्टेंट रोल, है ना? तो सुनो मेरी बात गौर से। प्रोटीन्स आर हार्डवेयर ऑफ द सेल, न्यूक्लिक एसिड्स आर सॉफ्टवेयर ऑफ द सेल। आप सबको कंप्यूटर की नॉलेज है ना? बेसिक नॉलेज है। आप जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। जरा आप सोच के देखिए, एक कंप्यूटर में हार्डवेयर का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है या नहीं है, सॉफ्टवेयर का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है या नहीं है, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। एक कंप्यूटर में हार्डवेयर कैन एग्जिस्ट विदाउट सॉफ्टवेयर बट सॉफ्टवेयर कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। सो व्हेन आई से प्रोटीन्स आर हार्डवेयर ऑफ द सेल, दैट मीन्स प्रोटीन्स कैन एग्जिस्ट विदाउट न्यूक्लिक एसिड्स but nucleic acids cannot exist without proteins. So proteins played more important role in the origin of life as compared to nucleic acids. याद रहेगी ये बात? ठीक है जी। एक और बात, डीएनए पहले आया या आरएनए? द करेक्ट आंसर इज आरएनए, बिकॉज आरएनए इज सिंपल इन स्ट्रक्चर। पहले राइबोज शुगर आई होगी, आरएनए की फुल फॉर्म है ना राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पहले राइबोज शुगर आई होगी, फिर उसकी डीऑक्सी फॉर्म डीऑक्सी राइबोज आई होगी। और आरएनए से डीएनए बन सकता है, हम ये बात जानते हैं। कैसे बन सकता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट? सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जब हमने स्टडी करी, कई वायरसेस में हमें पता चला, तो हम समझ गए कि भाई आरएनए से डीएनए बन सकता है। तो पहले आरएनए बना, फिर डीएनए बना। एंड कुछ आरएनए ऐसे भी हैं जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं, राइट? क्लियर हो गई बात? सो प्रोटीन्स प्लेड मोर इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज कंपेयर टू न्यूक्लिक एसिड्स। एंड न्यूक्लिक एसिड्स में आरएनए पहले बना था, डीएनए बाद में आया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इवोल्यूशन क्या है। लाइफ ओरिजिनेट तो कर गई, उसके बाद हम कहते हैं लाइफ इवॉल्व कर रही है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इवोल्यूशन इन डिटेल, और इसे जानने के बाद आपका चीजों को देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया डेफिनेटली बदल जाएगा। मैं हमेशा ये स्टेटमेंट कहता हूं अपने लेक्चर्स में, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। थियोडोसियस डॉब्झेंस्की का दिया हुआ ये स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट। ओके जी, सो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वन बाय वन नोट करते जाइएगा। द टर्म
इवोल्यूशन वॉज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। अक्सर बच्चे इवोल्यूशन टर्म आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वो पेरेनिन हार्लेन ने दिया होगा, डार्विन ने इवोल्यूशन टर्म दिया होगा। नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे होने वाला बदलाव, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कोई चीज धीरे 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 परिवर्तित हो रही है, वो इवोल्यूशन है, वो इवॉल्व कर रही है। बट एवरी काइंड ऑफ चेंज इज नॉट इवोल्यूशन, है ना। आप ये कह दें कि भाई एक तालाब में 100 मेंढक हैं, 100 फ्रॉग्स हैं, आज आपने काउंट करे, कल आपने आके देखा 100 में से 50 फ्रॉग्स मर गए, 50 बचे, तो आप कहेंगे देखो इवोल्यूशन हो गया, ये भी तो चेंज था ना। नो, एवरी काइंड ऑफ चेंज इज नॉट इवोल्यूशन, ये भी ध्यान रखिएगा। इवोल्यूशन का लिटरल मीनिंग है टू अनरोल। मान लो कोई चीज रोल करके रखी थी, फिर वो खुलती गई, अनरोल होती गई, अनफोल्ड होती गई, या ये कह दें कि उसने रिवील करा अपने अंदर छुपा हुआ हिडन पोटेंशियल। ये बात पहले भी बताई हुई ना मैंने। सो तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। टर्म इवोल्यूशन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और इवोल्यूशन सिर्फ इंसानों का या जानवरों का नहीं है, ये तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। चांद सितारे भी तो इवॉल्व करते हैं, ये बात भी आपको बताई थी। स्टेलर इवोल्यूशन, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। लेकिन जो इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ द लिविंग फॉर्म्स, राइट। चांद सितारे भी इवॉल्व करते हैं, स्टेलर इवोल्यूशन कहलाता है वो। ओके, नाउ डार्विन ने इवोल्यूशन को किस तरह से डिफाइन करा, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन क्या है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, पढ़ेंगे हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, डार्विनिज्म। सो डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डार्विन ने यह कहा कि पेरेंटल जेनरेशन के बाद जो अगली जेनरेशन आती है, जो उनके बच्चे हैं, वो पेरेंटल जेनरेशन से थोड़े डिफरेंट होंगे। उन बच्चों के जब आगे बच्चे आएंगे, अगली जेनरेशन आएगी, वो और डिफरेंट होगी, वो मॉडिफाइड होगी किसी ना किसी सेंस में। सो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इज व्हाट इज इवोल्यूशन एज पर डार्विन। ठीक है जी। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट इवोल्यूशन मतलब एक ग्रेजुअल चेंज, बट एवरी काइंड ऑफ चेंज इज नॉट इवोल्यूशन। फ्रॉग और वो पॉन्ड वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, हर तरह का बदलाव इवोल्यूशन नहीं है। इवोल्यूशन हमेशा सक्सेसिव जेनरेशंस की रेफरेंस में है। पेरेंटल जेनरेशन, उनकी पेरेंटल जेनरेशन, उनकी पेरेंटल जेनरेशन, आगे की जेनरेशन, कंपेयर करके देखिए क्या क्या बदलाव आपको नजर आ रहे हैं, वो है इवोल्यूशन। ठीक है जी। जैसा मैंने कहा दैट एवरी काइंड ऑफ चेंज इज नॉट इवोल्यूशन, इसको लेके उदाहरण दिए गए हैं यहां पे। एग्जांपल, फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस हुआ, इकोसिस्टम में कोई चेंज हुआ, वो इवोल्यूशन नहीं है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ immature larval individual into sexually mature adult। जैसे फ्रॉग का टेडपोल लार्वा होता है ना, टेडपोल लार्वा इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग। टेडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए होता है इसके लिए, और एडल्ट फ्रॉग बनता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ immature larva, immature larval individual into sexually mature adult, that is metamorphosis। अब आप कहेंगे ये भी तो एक चेंज है ना, ये इवोल्यूशन नहीं है मेरे बच्चे। इवोल्यूशन हमेशा सक्सेसिव जेनरेशंस के हिसाब से लेते हैं हम। इवोल्यूशन इज चेंज बिटवीन सक्सेसिव जेनरेशंस। ये पेरेंटल जेनरेशन है, ये उसके बाद मान लो P1 लिखा है, ये नेक्स्ट है, राइट जी। P2 जेनरेशन, ये P3, ऐसे एक रैंडमली मैंने नाम दे दिया, P4, राइट, P5, ऐसे। किसी भी ऑर्गेनिज्म की आपने कई जनरेशन स्टडी करी एज अ साइंटिस्ट, तो आपने देखा कि क्या क्या बदलाव आपको नजर आ रहे हैं उसमें। दैट इज व्हाट इज इवोल्यूशन। जेनेटिक लेवल पे होना चाहिए, चेंज इन द जीन पूल। जेनेटिक लेवल पे जो बदलाव होंगे वही फिनोटिपिक लेवल पे एक्सप्रेस होंगे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है ना। नाउ सुनो एक बात, इवोल्यूशन का मकसद क्या है, एम क्या है, क्यों हो रहा है इवोल्यूशन, बदलाव क्यों हो रहे हैं सक्सेसिव जेनरेशंस में? गौर से सुनिएगा।
कई बार हम इवोल्यूशन को ऐसे डिफाइन कर जाते हैं, आपने शायद पहले भी पढ़ा हो, दैट इवोल्यूशन इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स फ्रॉम सिंपलर फॉर्म्स. दैट इज रॉन्ग. कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर द एम ऑफ इवोल्यूशन. अगर कॉम्प्लेक्स होना ही इवोल्यूशन का मकसद होता तो जितने भी सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, ये तो कब के खत्म हो गए होते. ये तो आज भी जिंदा है, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है. वायरस के तो कोई आंखें, हाथ, पैर, नाक, कान कुछ नहीं होते, तो वो क्यों जिंदा है फिर? दैट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर द एम ऑफ इवोल्यूशन. तो फिर क्या है मकसद इवोल्यूशन? Aim of evolution is fitness. Fitness of an organism with the surrounding conditions. Environmental conditions हमेशा बदलती रहती हैं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता. Environment बदलता रहता है और बदले हुए environment के अनुसार जो existing organism best suited है, best fit है, उनकी संख्या ज्यादा होगी, उनकी फीडिंग और ब्रीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जो बेहतर तरीके से एडजस्टेड है. जो नहीं है उनकी संख्या कम होगी, उनके मरने का रेट, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा. यही इवोल्यूशन. ठीक है, चलो लिखते हैं अब इन बातों को, है ना. इवोल्यूशन इज ऑफन डिफाइंड एज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स फ्रॉम सिंपल फॉर्म्स. कई बार आप किसी दूसरे स्टूडेंट को भी एक्सप्लेन करते हुए कह जाते होंगे, इवोल्यूशन इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स फ्रॉम सिंपलर फॉर्म्स. नो, टेक्निकली बिल्कुल गलत. कॉम्प्लेक्सिटी इज नेवर द एम ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का मकसद चीजों को कॉम्प्लेक्स करना है ही नहीं, राइट? तो क्या है एम इवोल्यूशन का? एम ऑफ इवोल्यूशन इज फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद व्हाट? किसके साथ फिटनेस? सराउंडिंग कंडीशंस के साथ फिटनेस. और जब हम फिट कहेंगे तो किन दो बातों में फिट होना है? सक्सेसफुली फीड करना है और ब्रीड करना है. यही तो मकसद है जीवन का, सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग. नो डाउट ह्यूमंस हैव अदर ड्यूटीज ऑल्सो, लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए देखिए यही तो है. पेट भरते हैं, जिंदा रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और वो मर जाते हैं, राइट जी? अगर कॉम्प्लेक्सिटी मकसद होता इवोल्यूशन का, had complexity been the aim of evolution, then parasites would have vanished. Vanished मतलब खत्म हो गए होंगे, राइट? Vanished मतलब खत्म हो गए होते, उनका नामो निशान मिट चुका होता. लेकिन ऐसा नहीं है. तो इसका मतलब है कि भाई कॉम्प्लेक्स होना जरूरी नहीं है फीडिंग एंड ब्रीडिंग के लिए. इनफैक्ट जो पैरासाइट्स होते हैं ना, पैरासाइट्स बड़े चालाक हैं. दे शो सिंप्लीफिकेशन इन स्ट्रक्चर इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. अच्छा, आप एक वायरस की बात सोचो. वायरस के पास क्या है? बाहर का एक प्रोटीन कोट है, जेनेटिक मटेरियल है. सपोज ये एक वायरस मैंने बनाया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये बाहर वाला प्रोटीन कोट है. वायरस बड़ी चालाक चीज है. वायरस कहता है मुझे इससे ज्यादा चीजों की जरूरत ही नहीं है. भाई मैं किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करूंगा. ये वायरस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ वायरस, वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, प्रोटीन कोट, जेनेटिक मटेरियल. ये कहेगा मुझे हाथ, पैर, आंख, नाक, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है. दो काम ही तो करने. कौन से दो काम सक्सेसफुली करने? बोलिए मुझे जल्दी से. सक्सेसफुली फीडिंग करने, सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग. तो वायरस कहता है ये तो बड़ी आसान बात है. मैं किसी होस्ट सेल के शरीर में घुस जाऊंगा, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ द सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट, और मैं फीड भी करूंगा और ब्रीड भी करूंगा मजे से. वेरी नाइस. अब बाकी पैरासाइट्स क्या ये नहीं सोचते होंगे कि भाई हम भी वायरस जैसे बन जाए, हम भी और सिंपल हो जाए स्ट्रक्चर में इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, अपना कुछ भी ना लगे और मजे करो. सही बात बोली ना मैंने. सो अगर कॉम्प्लेक्स होना ही मकसद होता तो फिर वायरसेस भी कहते भैया हमारे भी आंख, कान, हाथ, नाक, पैर सब होने चाहिए. क्लियर है ये बात? इवोल्यूशन को लेके कितनी बातें क्लियर हो रही हैं अब आपको? सुनो आगे. सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग, ये दो मेन बातें हैं, आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
এইটা ওই ঘরে ঢুঁড়ালে মুড়িগুলো তো লাইট লে খেল দেওয়া জ্বালানি ওই ঘরে তাকটাই ছিল যে বাল্বটা পশ্চিম ধারে ঘরে ভরতে গেছু ঘরটা ঢুকে চোখগুলো কোন দিকে থাক দেখতে হবে না যে কোথা কি জিনিস থাকছে আমি কি দেখেছি আমি ঘরটা ঢুকে দেখেছি एनवायरमेंट कॉन्टिन्यूसली जिस रूम में आप बैठे हैं 1 घंटा पहले यहां का ऑक्सीजन लेवल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अलग था उस रूम में आपने एंटर करा आपके साथ कितने बैक्टीरिया वहां पे आ गए आपने ऑक्सीजन यूज करी CO2 रिलीज करी आपके पसीने में कितने केमिकल सब्सटेंसेस एंड द एनवायरमेंट हैज चेंज्ड नाउ यू गॉट इट सो एनवायरमेंट पल पल बदल रहा है और लगातार बदलते हुए इस एनवायरमेंट के साथ जो ऑर्गेनिजम्स बेस्ट सूटेड रहेंगे फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए उनकी संख्या ज्यादा होगी ऐसा नहीं है कि केवल वही जिंदा रहेंगे जो बेस्ट सूटेड नहीं है जिंदा तो वो भी रहेंगे उनका नंबर कम होगा वो बेचारे भी लड़ भिड़ के जिंदा रह ले लेंगे है ना किसी तरह से वो भी जिंदा रह लेंगे लेकिन उनकी संख्या कम होगी अब आप सोचोगे वो क्यों जिंदा रहेंगे भाई व्हेन आई सेड दैट एनवायरनमेंट नेवर रिमेन्स कांस्टेंट तो हो सकता है आने वाला एनवायरनमेंट उनके लिए फेवरेबल हो जाए नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होता है बिकॉज हमें नहीं पता आने वाला एनवायरनमेंट कैसा होगा और कौन बेहतर साबित हो जाए दैट इज द रीजन वेरिएशंस आर ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ पॉपुलेशन याद रखना ये टर्म नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट ठीक है जी अभी तो जो जेनेटिकली डिफेक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो भी आज तक सरवाइव करते हैं नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट ठीक है ध्यान रखना ये बात वेरिएशंस बनी रहती हैं एनवायरनमेंट में नाउ देयर इज नो क्लाइमेक्स ऑफ इवोल्यूशन क्या इवोल्यूशन का कोई चरम सीमा है कोई क्लाइमेक्स है नहीं कुछ भी नहीं क्योंकि आप एनवायरनमेंट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आज से 1000 साल बाद कैसे ह्यूमंस होंगे हम कैसे बता दें हमें तब का एनवायरनमेंट नहीं पता लेकिन जैसे भी ह्यूमंस होंगे वो 2 काम सक्सेसफुली कर रहे होंगे यानी सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग ये 2 काम वो एकदम खूबी से इत्मीनान से बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे इसके लिए उनकी 2 आंखें और आ जाएं 2 हाथ और आ जाएं या ना हो ये हम कुछ नहीं कह सकते बस इतनी श्योरिटी दे सकते हैं कि सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग कर रहे होंगे इवोल्यूशन इज नॉट गोल डायरेक्टेड कोई एक मकसद नहीं है कोई एक गोल नहीं है जिसे पा लेना है ऐसा कुछ नहीं है इवोल्यूशन एक बहते पानी की तरह आप ऐसा समझ लीजिए जमीन पे आपने पानी गिरा दिया ये पानी किस दिशा में जाएगा भाई हमें नहीं पता जिस तरफ लीस्ट रेजिस्टेंस मिलेगी ये बढ़ता जाएगा और मैं कहूं कि जमीन भी साथ साथ हिल रही है तो बताइए पानी किधर जाएगा आप कहेंगे भाई हम नहीं कह सकते किधर जाएगा जमीन भी हिल रही है एनवायरनमेंट भी बदल रहा है जिस तरफ से बढ़िया कम रेजिस्टेंस होगी उस तरफ बढ़ता जाएगा गॉट इट राइट नाउ ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना पहले वाली एनसीईआरटी उसमें बात लिखी हुई है इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनिज्म मतलब निर्धारित होना कोई चीज पहले से ऐसा नहीं है डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है ये पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है चीजें इट इज अ स्टोचस्टिक प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है स्टोचस्टिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है एक ऐसी प्रक्रिया एक ऐसी प्रोसेस अबाउट विच वी कैनॉट से विद 100% एक्यूरेसी और श्योरिटी कोई भी ऐसी चीज ऐसी प्रक्रिया
जिसके बारे में आप 100% श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, वो स्टोचस्टिक प्रोसेस होता है। मैं एग्जांपल देता हूं। कल को आप सब लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे, है ना? माय गुड विशेस आर विद यू। आपकी मेहनत अपने साथ है, तो आप डॉक्टर बनेंगे भी। मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई डॉक्टर साहब, मैं आपके पास 100 पेशेंट्स भेज रहा हूं, सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, सबके पेट में दर्द हो रहा है, सबके जो है स्टमक एक हो रहा है, मैं वो पेशेंट्स भेज रहा हूं, उनका इलाज कर दो, मुझे गारंटी दो कि तुम सबको ठीक कर दोगे। आप क्या बोलेंगे मुझे, है ना? आप कहेंगे सर हम गारंटी नहीं दे सकते। भाई आप पेट दर्द वाले मरीज मेरे पास भेजिए, आप दवाई देंगे और देखते हैं क्या होता है। मैं आपसे कहूंगा क्यों भाई, गारंटी क्यों नहीं दे सकते, श्योरिटी क्यों नहीं दे सकते 100%? तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें तो दवाइयां पता है। तो आप ये कहेंगे मुझे कि सर हो सकता है सबके पेट दर्द का कारण अलग अलग हो, है ना? किसी में कोई हमें सर्जरी करके ठीक करना पड़े, हो सकता है किसी को अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, हो सकता है किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है, और हो सकता है किसी को सिंपल गैस बनी हुई है, हो सकता है किसी के स्टमक में ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई बात नहीं है, आपको तो सारे इलाज पता है ना, जिसकी सर्जरी करनी है उसकी सर्जरी कर देना, जिसका अपेंडिक्स का इलाज करना है वो कर देना, जिसको कोई दवाई देनी है वो दे देना। आप कहेंगे कि सर ठीक है भाई, हम सब तरह का इलाज कर लेंगे, लेकिन गारंटी कैसे दे दें? हो सकता है एक मेडिसिन हमने उस पेशेंट को दी, उसको वही एलर्जी कर गई। तो मैं कहूंगा आप दूसरी मेडिसिन दे दो। आप कहेंगे सर दूसरी मेडिसिन अगर सूट ना करी, यू आर गेटिंग इट? आप कहेंगे सर कि मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बिकॉज मेडिसिन इज अ स्टोचस्टिक प्रोसेस, हिट एंड ट्राई वाली बात हो। आप अपना बेस्ट करेंगे, हर तरह से करेंगे, पर आप गारंटी कभी नहीं दे सकते, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द लिविंग सिस्टम, है ना? आपको ये थोड़ी है कि मैंने कहा कि एक प्लास्टिक की पाइप है और आपको इसको आरी से काटना है, 100 पाइप्स मैंने दी, आप काट दोगे? तो आपको 100% काट देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक प्लास्टिक की पाइप है, चक्कू से काटनी, हम काट देंगे, ये तो गारंटी दे देंगे हम, बिकॉज दैट प्लास्टिक पाइप इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। when you are dealing with living organisms, you cannot say anything with 100% surety. Now you got it? So evolution is not a direct process in sense of determinism. It is a stochastic process. Great. चलो जल्दी से मैं इवोल्यूशन से रिलेटेड आपको वो बातें बता दूं जो एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आती हैं। तो ये जो लिखा है ना, ये एज इट इज नोट कर लेना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा इवॉल्व क्या करता है, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। आंसर इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस इवॉल्व करती हैं, कोई एक इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं करता। आप या मैं थोड़े ना इवॉल्व कर जाएंगे, आने वाली जनरेशंस में जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, पॉपुलेशंस इवॉल्व करती हैं। दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज मोर इवॉल्व्ड देन दैट पॉपुलेशन व्हिच इज लिविंग इन अनदर हैबिटेट। यू गेटिंग इट? सो पॉपुलेशन इज द यूनिट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन करवाता कौन है? व्हिच इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन? आंसर इज natural selection. It is the process of nature which is operating in a population and it is selecting those individuals which are better adapted. ये सवाल as it is पूछा जाएगा, driving force for evolution, unit of evolution. Natural selection में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, पहले यूनिट ऑफ इवोल्यूशन का था, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल है। नेचुरल सिलेक्शन का फोर्स जब ऑपरेट करेगा तो पूरी पॉपुलेशन को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर लेगा, इंडिविजुअल्स को करेगा। सम इंडिविजुअल्स आर बेटर देन अदर। जैसे जैसे ये इंडिविजुअल फिर बढ़ते जाएंगे तो वो पॉपुलेशन बनेगी। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पॉपुलेशन, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल। रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन कहां से आता है भाई? वेरिएशन से। ये बात तो हम अक्सर पढ़ चुके। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वैरायटी आती है, तभी हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल। सो वेरिएशंस के कारण जो है रॉ मटेरियल इकट्ठा हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा, जो वेरिएंट्स बेहतर होंगे वो सिलेक्ट होंगे। और वैरायटी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशंस, राइट? सो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं बेटा, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस एज इट इज फ्रेम होंगे। दिस सिंगल स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम इतना डिटेल में इवोल्यूशन पढ़ लेते हैं और एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं दे पाते। सो लेकिन ये सीखने के बाद आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, डोलोज लॉ। डोलोज लॉ क्या कहता है? दैट इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल।
जो बीत गया सो बीत गया, वो लौट के नहीं आएगा. इवोल्यूशन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है जी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इवोल्यूशनरी इरिवर्सिबिलिटी. ध्यान रहेगा, याद रहेगा जी आपको ये डोलोज लॉ इंपॉर्टेंट है. एक चीज और, क्या इवोल्यूशन केवल किसी ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में ही होता है? आप एक्सटर्नली देख करके कहेंगे कि हाँ ये इंडिविजुअल्स अब बेटर इवॉल्व है अपने पेरेंटल के पेरेंट्स के पेरेंटल जनरेशन से? नहीं. इवोल्यूशन इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. Evolution is in terms of physiology, immunology, culture, behavior. अब की ह्यूमन पॉपुलेशन बिहेवियरली ज्यादा इवॉल्व्ड है पहले की ह्यूमन पॉपुलेशन से, हम ऐसा कह सकते हैं. हमारी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है आज से अगर हम 5000 साल पहले जाएं. ठीक है जी. नाउ जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने आप को फोर्सिबली अडेप्ट नहीं कर सकते हैं किसी एनवायरमेंट के साथ. अक्सर आप ये कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट देमसेल्फ विद द एनवायरनमेंट. ये चीज फोर्सिबली नहीं हो सकता. अगर ये ऐसा होता तो फिर हर कोई कर लेता. मैं आपसे कहूं कि भाई हमें उड़ के दिखाइए, तो आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके पंख तो नहीं निकल आएंगे. सो नो ऑर्गेनिज्म कैन फोर्सिबली अडेप्ट इटसेल्फ विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस. एंड ना ही कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होने की कोशिश करता है. एक चींटी, एक हाथी, एक जिराफ, ये खुद इवॉल्व होने की कोशिश क्यों करेंगे? भाई इनका तो काम है फीडिंग और ब्रीडिंग. इन्हें क्या पता आने वाला एनवायरनमेंट कैसा होगा और पहले से हम अपने आप में वो बदलाव कर लें? इट इज नॉट पॉसिबल. सो प्लीज रिमेंबर, ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ट्राई टू इवॉल्व, राइट? और वैसे भी इवोल्यूशन इज बेसिकली कि आने वाली जनरेशंस और उनकी आने वाली जनरेशंस में पेरेंटल जनरेशन के कंपैरिजन में क्या बदलाव हुए हैं, दैट इज इवोल्यूशन. ठीक है जी. नाउ humans have developed brain and we are not at the mercy of nature. इस बात का मतलब क्या है? देखिए, एक जंगल में मान लीजिए ढेर सारे चीते रह रहे हैं, खुशी खुशी पेट भर रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, फीड एंड ब्रीड कर रहे हैं. उन्हें नहीं पता आने वाला एनवायरनमेंट कैसा होगा. बहुत ज्यादा मान लीजिए कोई ऐसा वायरस फैल गया वहां पे जो सारे चीतों को मार डालता है, तो वो मर जाएंगे. अगर वो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट है, कि किसी में कोई इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो वो बच जाएगा अगर वो उस वायरस के लिए रेजिस्टेंट है, नहीं तो मर जाएगा. क्या हम ह्यूमंस में भी ऐसा होगा? कोई वायरस फैलेगा और हम सब मर जाएंगे? नहीं ना. वी हैव डेवलप्ड ब्रेन, वी हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी. We are not at the mercy of nature. We can fight with the nature. मतलब हम वैक्सीन्स बनाएंगे, हमारे पास तेज दिमाग है, राइट? जैसे कोविड की कंडीशंस हैं, कोरोना है, सो हमने वैक्सीन्स बनाई उसके लिए. ऐसा तो नहीं पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी. यू गॉट इट? ठीक है जी, समझ आइए बात, राइट? चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस सेशन में. आने वाले सेशन में और इंटरेस्टिंग बातें हम जानेंगे कि इवोल्यूशन को लेकर के क्या क्या थ्योरीज दी गई. लेमार्क का क्या कंसेप्ट था, डार्विन ने क्या कहा, ह्यूगो डी व्रीज ने क्या कहा. मतलब लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी, ये सब चीजें हम अपने आने वाले सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे. तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं और ढेरों गुड विशेस देता हूं फॉर योर ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर. एंड आई एम श्योर इवोल्यूशन को लेकर के बहुत सारी बातें आपको समझ आई हैं आज अच्छे से. याद रखिएगा, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.